जय जोहार संगी मल्ला। मैं और प्रियंका कौशिक आप मन देखा था हमार खास कार्यक्रम नोनी का माथे नाम। एक कार्यक्रम में हमन आप मन ले भेंट कराथन एक ऐसे शख्सियत से जेनहा हमर राज में हमर समाज बर सुघर बुता करत हेवे। आज हमन भेंट कराबो एक ऐसन है हमर मेहमान ले जेकर नाम है डॉक्टर सुषमा सिंह, जेनहा अपन प्रोफेसर की जमे जुमाए नौकरी ला छोड़ के निदान संस्था चलावत है। न सिर्फ हमार समाज के महिला मन ला के किशोरी मन के स्वास्थ्य शिक्षा और उनका रोजगार ला भी जागरूक करत है, बल्कि हमार समाज के महिला मन ला एक नवा पहचान भी दिलावत है और वो मन के आत्मनिर्भर भी बनाए के काम ला भी करत है। तो डॉक्टर सुषमा जी मन के हमन स्वागत करथन हमार कार्यक्रम में। जय जोहार। तो सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने अपने प्रारंभिक जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरू की और आप जिस मुकाम पर अभी पहुँची है वहाँ तक आपका मतलब क्या क्या सफ़र आपको तय करना पड़ा। जय जोहार। मैं डॉक्टर सुषमा सिंह और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से नहीं, मैं यूपी से हूँ और पिछले 5 से 7 साल पहले मैं यहाँ आई एज अ प्रोफेसर की जॉब में। 2 साल सीएमडी में काम किया, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। अपने काम करने के दौरान ही ऐसा मैंने पाया कि जो मेरा रिसर्च वर्क है महामारी स्वच्छता प्रबंधन, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है एक बहुल आदिवासी क्षेत्र और राज्य के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि पिछड़ा राज्य है या कुछ इस तरीके की बातें हैं, पर ग्रामीण स्तरों में जाने पर समझ में आता है कि वाकई महिलाएं का जो बेसिक जो होता है बुनियादी अधिकार या जो स्वच्छता से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारी कमियां पाई मैंने। तो ये मैंने शुरू किया था जब मैं प्रोफेसर थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तभी मैंने इसको सोचा था कि हम कुछ गाँव में जाएंगे, या उसके पहले भी कुछ एक गाँव में मुझे जाने का मौका मिला अपने शिक्षा या अपने जब मैं करियर के दौरान चल रही थी। यहाँ छत्तीसगढ़ के कुछ गांव में मैंने ऐसा पाया कि जो लड़कियां खासकर किशोरियां हैं काफ़ी बीमारियों से भी बात करने पे समझ में आया कि कुछ उनके जो दिक्कतें हैं महिलाओं से संबंधित या किशोरियों से संबंधित, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। और जो हम लोगों ने कुछ जब डॉक्टर्स को लेके गांव में गए तो सिर्फ जो रीज़न निकला वो उसमें एक जो सबसे बेसिक आया कि लड़कियां अपने माहवारी के दौरान रख रखाव या स्वास्थ्य नियमों को नहीं जान पाती हैं। तो दिमाग में आया कि कुछ करना है इस विषय को लेके, और धीरे धीरे हम भूमिका बनाते गए और इस विषय पे काम करते गए। बेसिकली मेरी जो शिक्षा दीक्षा है बनारस से हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की मैं स्टूडेंट रही और वही प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी मैंने प्राप्त की। यहाँ पर मेरा आना ट्रांसफ़र के दौरान हुआ जब मेरे हस्बैंड का यहाँ छत्तीसगढ़ में आना हुआ। तो ये चीज़ें एक के बाद एक समाज में चीज़ों से छत्तीसगढ़ का जो समाज है उससे रूबरू होती गई, और इसके बाद इस विषय को मैंने चुना कि मैं माहवारी पर या किशोरियों के ही मन के ऊपर काम करूँगी, स्वास्थ्य के ऊपर। इस वजह से इस विषय पर मैं आई। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी तो एक अच्छी खासी नौकरी थी प्रोफेसर के रूप में, तो आपका जो कैरियर जो चल रहा था फिर इसमें ऐसी क्या वजह थी जो अचानक से आप मतलब उसके साथ भी तो ये काम कर सकते थे, लेकिन आपने अचानक नौकरी छोड़कर मतलब निदान संस्था बनाने का, समाज सेवा करने का मतलब आपके मन में आया। तो आखिर इसके पीछे की कुछ कहानी? हाँ, नहीं, ये एक्चुअली क्योंकि एक रिसर्च विषय भी रहा है तो शुरू से ही इस विषय के ऊपर मेरा अपना इंटरेस्ट तो रहा ही कि जो ग्रामीण किशोरियां हैं या उनके वो अपने माहवारी के दौरान कैसे, ये मेरा एक अपना विषय रहा है शुरू से। मैं इस पर बहुत छोटे टाइम, जब मेरी उम्र करीबन 17, 18, 19 साल की थी, मेरी जो माँ थी वो सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो मेरा आना जाना रहता था बनारस के ग्रामीण इलाकों में। तो ये तो शुरू से ही था कि मुझे कुछ करना है, बट क्योंकि शादी जल्दी हुई और पारिवारिक दायित्व, शिक्षा दीक्षा अच्छी रहने से बहुत जल्दी मैं नौकरी में आई। पर नौकरी में आने के बाद कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जब आप एक शिक्षा संस्थान में जुड़ते हैं तो आपके ऊपर उसकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो वो मेरा मॉर्निंग का टाइम जो होता था कि मैं अगर
10 बजे जा रही हूँ कॉलेज, तो घर आते आते 6 बज जाता है। इवन आप उस पर टाइम नहीं दे पाती थी। फिर एक दिन काफ़ी परिवार में इस बारे में चर्चा की गई, कुछ लोग विरोध में थे, कुछ लोग साथ थे, और ये हुआ कि मुझे निदान संस्था या कुछ भी एक ऐसी संस्था बनानी है किशोरियों के लिए, जिस पर मैं अपने विषय या जो महावारी स्वच्छता प्रबंधन जो मैं अपना विषय मान के चल रही थी कि काम करूँगी, इस पर मुझे काम करना है। तो जस्ट ये काफ़ी जस्टिस रहा मेरे लिए कि मैंने नौकरी को छोड़ा, क्योंकि नौकरी के साथ ये मैं नहीं कर सकती थी, और मुझे एनजीओ या ये संस्था के तरीके से नहीं बल्कि समाज में एक जागरूकता लाने के लिए इस काम को करना था। उसका एकमात्र इलाज यही था कि मैं एक संस्था का गठन करूं और उसके अंतर्गत पॉइंट्स ग्रामीण स्तरों में जाके आउट करूं, जागरूकता करूं इस विषय के लिए। तो वो नौकरी में रहते संभव ही नहीं था मेरे लिए। तो मैंने बोला कि एक ही जगह पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं, उसके चलते मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। तो ये कारण रहा नौकरी छोड़ने का मेरा। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि आपने मतलब अपनी नौकरी कैसे छोड़ी, आपकी मतलब आपके उसके पीछे का कारण क्या था, तो ये तो एक मतलब जो निदान जो आप संस्था चला रही है महिलाओं के लिए, तो जैसे कि वो बहुत ही सेंसिटिव विषय था जिसके ऊपर आप काम कर रही हैं, तो ज़्यादातर लोग इस पर बात भी करना पसंद नहीं करते। तो शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आई होंगी, तो आपने उन दिक्कतों का सामना कैसे किया? हाँ, एक्चुअली बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रियंका आप। ये जो विषय था महावारी स्वच्छता, मतलब मैं पुरुषों की बात नहीं करती, मैं तो एक सामान्य महिला या लड़कियों की बात करूँ तो इस पे बात करना तो बहुत दूर की बात है। इतना शर्म, इतनी संकोच है समाज में, और ये सिर्फ संकोच या शर्म का विषय नहीं है। एक्चुअली महिलाओं का स्वास्थ्य इसी बात पर ही टिका है कि एक स्वस्थ किशोरी ही सशक्त महिला बन सकती है। जो सबसे ज़्यादा गर्भाशय कैंसर के जो सामने बातें आती हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है 100 में से 60% अस्वच्छ तरीके से आपका माहवारी के दौरान रहना भी आता है। तो ये जो आपने विषय मुझे बोला कि इसमें दिक्कतें, हाँ बिल्कुल दिक्कतें आई ग्रामीण स्तरों में, क्योंकि मेरा काम ग्रामीण स्तरों पे किया जाता था। तो पहले तो महिलाएं ही नहीं आई, दूसरी बात मैं दूसरे स्टेट की थी, तो मतलब एक भाषा का ज्ञान भी मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। क्योंकि जैसे हम जिन गांव में गए, छतौना, अमसेना, परसदा, बिला, वहाँ पे बिल्कुल ग्रामीण महिलाएं, जो मैं बात अगर मैं कर भी रही हूँ तो या तो मैं उनको नहीं समझा पाई या वो नहीं समझ पाए। पुरुष लोगों ने भी, जो सरपंच थे, उन लोगों ने साथ नहीं दिया शुरुआत में। कभी कभी लगता था छोड़ दूँ इस विषय को, लेकिन कहते हैं ना, कोई चीज़ आप ठान लें तो फिर कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे तुझसे तेरी रज़ा क्या है। तो बस यही कुछ काम था, मुझे करना था, किसी भी तरीके से इस विषय को चुना मैंने, और धीरे धीरे चलती गई, काफ़िला बनता गया, और आज हम यहाँ हैं कि हम 100 गाँव में इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। ना सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि ग्रामीण लोग भी हमारे सामने काफ़ी बढ़ चढ़ के इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ देते हैं। और हमने इस प्रोजेक्ट को हाइजीन मुक्ति प्रोजेक्ट के नाम से बनाया। मुक्ति, हमने एक स्वतंत्रता या एक संकोच जो बेड़ियों में महिलाओं की सोच है, उस विषय को लेकर मुक्ति चुना हमने। और कोशिश यही है अभी भी और आगे भी कि कोई साथ रहे ना रहे, ये मुक्ति प्रोजेक्ट साथ रहना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हम करते हैं, पर उनका जो बुनियादी अधिकार है एज अ महिला होने का, हम पहले उसी पे बात करें कि एक महिला को महिला होने के जो उनका अपना एक अनुभव है या जो उनकी संवेदनशीलता है, वो अनुभव करा दें हम अपने माध्यम से। तो इसमें रहा, और साथ अब तो काफ़ी साथ रहा। शुरुआत में दिक्कतें आई, बट अब सही है, अब काफ़ी लोग साथ देते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि आप स्कूल में भी जाती थी और वहाँ की शिक्षिकाएं भी तो रही होंगी, उन लोग भी ने आपका मतलब बहुत हद तक सपोर्ट भी किया होगा। जी। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी? नहीं, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिवली चलाया हम लोगों ने, बहुत ही गठिया और बहुत ही इसको पेपर पे प्रोजेक्ट बना के इस काम को किया गया। तभी हमने इसका नाम मुक्ति हाइजीन प्रोजेक्ट रखा। जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया तो सबसे पहले उस समय के तत्कालीन जो कमिश्नर साहब थे, श्री सोनमणि बोरा सर,
और श्री अलबंगन जी उस समय कलेक्टर थे, उनके सामने इस प्रोजेक्ट को मैं लेके गई थी और उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने बोला सुषमा आप काम करिए इस विषय के ऊपर। साथ ही साथ हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी थे श्री हेमंत उपाध्याय जी, उन्होंने भी पूरा साथ दिया। स्कूलों में सर्कुलर्स हमारे नाम से दिए गए कि जब निदान संस्था हाइजीन प्रोजेक्ट मुक्ति चलाएगी तो सब लोग सपोर्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये किशोरियों से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि जो किशोरियों का, ग्रामीण किशोरियों का जो बैकड्रॉप या स्कूल आने में जो अनुपस्थिति होती है उसमें भी 40% जो 60% रेशो आता है, वो रेशो यही था कि लड़कियां माहवारी के दौरान घर बैठ जाती हैं। तो अगर हर किशोरी अपने माहवारी के दौरान 5 दिन घर बैठती है तो वो 5 दिन इंटू आप उनको 12 महीनों में करेंगे तो 60-70 दिन उनके तो घर बैठने में निकल गए। तो एक तो शिक्षा, उसके बाद कुछ आप छुट्टियां जोड़ लीजिए, या जो गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं 1.5-2 महीना, उसमें स्कूल बंद हो जाता है। तो एक लड़की का हम 60-70 दिन तो कम से कम जो बैकड्रॉप है उसको सेव कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं उसकी शिक्षा के लिए। तो और स्कूलों में जब हम गए तो हाँ, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ रहा हमेशा, चाहे वो श्रीमती निहारिका बारिक जी जब कमिश्नर थी, या उस समय पी दयानंद सर जब थे जी, जो अभी कलेक्टर हैं, हमारी जो सीओ मैम हैं श्रीमती फरिहा सिद्दीकी आलम मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब हम जब ग्रामीणों तक गए, स्कूलों तक गए, तो टीचरों ने इस बात की नज़ाकत को एक तो समझ लिया कि विषय गंभीर था। हमारी जो मुक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत बातें होती थी वो बहुत क्लियर होती थी कि एक किशोरी को माहवारी के दौरान उसको पता होना चाहिए, उसको बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, या कुछ दिक्कत आती है तो डॉक्टरों से खुल के बात करना चाहिए। इवन डॉक्टर्स भी हम लेके जाते थे। हमारे इस प्रोजेक्ट में श्रीमती रश्मि बुधिया जी स्त्री रोग विशेषज्ञ, श्रीमती रश्मि शर्मा जी स्त्री रोग विशेषज्ञ अपोलो से, बराबर ये लोग हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। जिन जिन स्कूलों में हम प्रोजेक्ट्स करते थे, अपने जितनी भी किशोरियों की समस्याएं होती थी हम समाधान कर पाए उनका। और हमारे निदान की एक लाइन है, एक कदम समाधान से परिणाम की ओर। तो ये उस समय एकदम चरितार्थ हो गया जब हम स्कूलों में जाने लगे। किशोरियाँ एकदम मुखर होकर सवाल पूछती थीं अपने जो दिक्कतें थी उनके माहवारी के दौरान की। और जो टीचर्स थी स्कूल की या जो प्रिंसिपल्स होते थे, उन्होंने इतना सपोर्ट, इतना कोऑपरेट किया, क्योंकि उनको भी ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी श्री हेमंत जी के निर्देश होते थे कि आप लोग खुल के सपोर्ट करेंगे तो लड़कियां सामने आके इस बारे में बात कर पाएंगी। और इस पूरे प्रोग्राम या प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये रही कि एक संस्था तो जुड़ी ही जुड़ी, साथ में प्रशासन के आला जो अफसर थे उन्होंने इसको पूरा सपोर्ट किया, साथ साथ पूरा स्कूल मैनेजमेंट इसको सपोर्ट कर रहा था। लड़कियां बढ़ चढ़ के सामने आई, संकोचशील विषय होने के बावजूद लड़कियां सामने आई, उन्होंने अपने प्रश्न रखे हमारे सामने और हम जवाब दे पाए। हमने एक किताब भी लिखी इसके ऊपर, मुक्ति के ऊपर, जो लॉन्च की गई थी एनटीपीसी के साथ। और उस किताब का 10,000 संस्करण हम लोगों ने मस्तूरी विकास खंड के अंतर्गत उसको बंटवाया भी गया। काफ़ी कुछ टीचर कैसे हैंडल कर सकती हैं जब लड़कियां अगर अचानक स्कूल में इस प्रॉब्लम से गुजर जाएं, या कोई लड़की अचानक इस दौरान आ जाए माहवारी के दौरान, तो एक टीचर कैसे उनको करे। ये ना हो कि घर भेज दिया जाए, स्कूल में ऐसी व्यवस्था रहे और नैपकिन्स वगैरह उपलब्ध होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रही, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला इसको अपने प्रोग्राम्स के दौरान। तो जैसा कि आपने बताया, हमें बहुत चीज़ें आपने हमारे दर्शकों को भी बताया, तो इसी के साथ हम थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पे, और इसके बाद हम अपने बातों को फिर से जारी रखते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। संगी हुआ आप मन के फिर से स्वागत है आप मन के खास कार्यक्रम नोनी का माथे नामा। आज के हमारे मेहमान हैं निदान संस्थान के संस्थापक डॉक्टर सुषमा जी। और हमन ब्रेक में जाए से पहले बात करते रहे मुक्ति प्रोजेक्ट के बारे में। तो सुषमा जी, मुक्ति प्रोजेक्ट को लेकर लोगों का जो रिस्पांस है वो कैसा मिल रहा है, और बात करें तो इस बाबत पर आप
आपको कहाँ से ऐसा लगा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि इस प्रोजेक्ट को लेके मैं जितनी डरी हुई थी शुरुआती दौर में कि क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मैं एक ऐसे विषय को लेके काम करने का सोच रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील था। खुद महिलाएं नहीं बात कर पाती हैं, तो मुझे यही था कि जब मैं जाऊंगी ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या रिस्पांस आएगा। बट कहते हैं ना, आपके काम में एक साफ गोई या एक अच्छी नीयत रहे तो लोगों को आपकी बात समझ में आती है। यही शायद मेरे साथ हुआ, क्योंकि जब मैं गांव में गई शुरुआती 1 साल तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए कठिन रहे, चाहे वो भाषा का दिक्कत रही हो, चाहे इस विषय की गंभीरता ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों तक समझाने की। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि जब लोगों को ये समझ में आने लगा कि मैडम हमारे लिए बात करती हैं, हमारे अपने हाइजीन के ऊपर, और जो मैं विषय पे उनसे बात करती थी तो वो एक्चुअली रिलेट कर जाते थे, तुरंत उनको समझ में आ जाता था, हाँ ये भी दिक्कत है, हमें ये भी दिक्कत है। फिर मैंने उनसे ये बोला कि अगर आपकी दिक्कत है और अगर आप लोग एक साथ समूह में जमा होंगे तो मैं डॉक्टर्स को लेके आऊँगी, जिन डॉक्टरों के पास जाने की एक अच्छी खासी फीस होती है, अच्छा खासा समय निकाल के जाना पड़ता है। तो महिलाओं ने और किशोरियों ने, ग्रामीण किशोरियों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस बारे में कि ठीक है मैडम, आप लेके आएंगी तो देखते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर्स गांव में जाने लगे, हम उनसे बात करने लगे, उनकी समस्याओं को सुलझाने लगे। और एक समय ऐसा आया कि जैसे ही लोगों को पता चलता था कि निदान संस्था का कोई शिविर लगा रहे हैं या हम किसी स्कूल में जब जा रहे होते, सारी लड़कियां एकदम रेडी रहती थी अपने सवालों को लेके कि आज सुषमा मैडम या डॉक्टर मैम लोग आएंगी तो ये पूछेंगे, ये बताएंगे, ये कहेंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 10 साल की लड़कियां, 9 साल की लड़कियां, 11 साल की लड़कियां जो अपने माहवारी में रहती थी, जो दिक्कतें जो अपने घर में अपनी माँ से भी नहीं बोल पाई, बड़ी बहनों से नहीं बोल पाई, उन्होंने खुल के हमसे बात किया और हम समाधान कर पाए उनकी बातों का। जो नहीं बोल पाई वो हमको लिख के देती थी कि मैडम ये वाला प्रॉब्लम है और इसका तुरंत कोई चीज़ समझाने से, जैसे कि किसी को दिक्कत है ज़्यादा तो तुम गर्म पानी से सिकाई कर लो, जो तुरंत वाले जो उपचार होते थे वो तो हम फील्ड में ही सुलझा लेते थे। पर जो कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनके लिए उनको मेडिकल्स की ज़रूरत है या उनको हॉस्पिटल तक आना है, तो जो डॉक्टर्स होते थे वो ये बोलते थे कि आप लोग आइए, हम आपको आराम से और प्रायोरिटीज़ में, पहली वरीयता में हम आपको देखेंगे। तो रिस्पांस और छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जो जनता या किशोरी या महिलाएं या मितानी लोग रहे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया निदान संस्था के मुक्ति प्रोजेक्ट को। और मैं सच में शुक्रगुजार हूँ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को कि एक महिला होते हुए विषय की गंभीरता को समझा, ना सिर्फ समझा बल्कि मेरे साथ सामने आए। और सामने आने की वजह से हम एक गांव से 2 गांव, 2 गांव से 3 गांव, 4 गांव, ये बात जो मुंह के द्वारा जो प्रचार होता है, मौखिक प्रचार जिसको बोलते हैं, वर्बल, तो वो भी काफ़ी प्रचारित रहा। तो जब 2 साल बाद अब गांव में जाते हैं तो महिलाएं मानसिक रूप से तैयार रहती हैं अपने सवालों के साथ। तो इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा समाज में या किशोरियों लड़कियों की तरफ से हमारे लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि स्कूलों में आप जाती थी, छात्राओं के पास मिलती थी, तो आप फ्री में सैनिटरी नैपकिन बांटती हैं। तो ये नैपकिन, आप सुना है कि आप या इस नैपकिन को बनाते भी हैं, तो कैसे? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रियंका आपका। एक्चुअली इस चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को पता होना चाहिए कि मुफ्त चीज़ क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हाँ, ये सही बात है कि स्कूलों में ये सैनिटरी नैपकिन जो निदान संस्था बनाती है, ये फ्री है। बट फ्री इस तरीके से नहीं होता है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है एनटीपीसी के CSR के द्वारा चलाया जाता है। निदान संस्था ने प्रोजेक्ट बनाया था, मुक्ति हाइजीन प्रोजेक्ट, जिसको कि एनटीपीसी के स्वास्थ्य विभाग से CSR मिला। इसके अंतर्गत हमने एक सैनिटरी नैपकिन उत्पादन की मैन्युफैक्चरिंग, एक छोटी सी फैक्ट्री या यूनिट लगाई लघु उद्योग के माध्यम से। और इसी उद्योग के माध्यम से हमने 60 गांव की कम से कम आप ऐसा सोच लें कि हम लोगों ने लगभग 100 महिलाओं को, जो मुंबई से प्रशिक्षक आए थे,
उनके द्वारा उनको ट्रेंड कराया गया सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए। और उसमें जो महिलाएं हमको लगी कि अभी ये रोज़गार ले सकती हैं, उसके बाद उनको सैनिटरी नैपकिन बनाने के उस यूनिट में डाला गया कि वो बनाना शुरू करें। तो होता क्या था कि जब हम मुक्ति सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं तो हमसे एनटीपीसी पहले ही खरीद लेता है। मतलब अगर एनटीपीसी को 10 या 20 स्कूलों में विकास खंड मस्तूरी के अंतर्गत जो सीपत प्लांट है एनटीपीसी का, वो पहले ही कह देता था कि हमको इन 20 स्कूलों में मैडम 500 जहाँ पे स्ट्रेंथ है लड़कियों की, हाई स्कूल और इंटर के जो स्कूल्स होते थे उनमें सैनिटरी नैपकिन को बांटना है। तो बांटने का मतलब कि एनटीपीसी निदान संस्था से लेती है, खरीदती है, जी जी खरीदती है, और एनटीपीसी उसको फ्री कर देती है स्कूलों में। लेकिन ये भी सिलसिला ज़्यादा दिन तक फ्री वाला नहीं रहता है। हमारी जो कोशिश या मुहिम है एनटीपीसी के साथ जो रही मेरी, वो मुहिम ये थी कि हम नथिंग देन बेटर की तरफ आएँ। मतलब जो लड़कियां अस्वच्छता या हाइजीन में नहीं हैं, हम पहले उनको एक अच्छे प्रोडक्ट की आदत डालें कि सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। और जब लड़कियां 2-3 महीने इस्तेमाल करती हैं फ्री जो नैपकिन आते हैं, उनके बाद एक अच्छी आदत लग जाती है, फिर वो लोग संपर्क करते हैं या हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उनको, जो कि बहुत ही कम दामों में, मार्केट से कम दामों में ये सैनिटरी नैपकिन मुक्ति दिया जाता है। और इसकी एक खासियत भी है, मैं यहाँ बताना चाहूँगी चैनल के माध्यम से, कि ये जो नैपकिन मुक्ति निदान संस्था बनाती है, ये पूर्ण रूप से बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली है। इसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि जो मार्केट में नैपकिन आपके 60-70 रुपये में मिलते हैं, वही नैपकिन निदान संस्था 30 रुपये में दे देती है आपको, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं। और बायोडिग्रेडेबल या इको फ्रेंडली से हमारा मतलब ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे उत्पादन से होता है जो कि इस्तेमाल के बाद अगर कहीं खुले में या जब उनको मैदानी क्षेत्रों में या मिट्टी में फेंका जाए तो वो मिट्टी के साथ घुल मिल जाता है वो उत्पादन। साथ ही साथ जो मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है, फर्टिलिटी जो होती है, फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, जो उसको उपजाऊपन होता है उसको भी बढ़ाता है। क्योंकि हमारे जो सैनिटरी नैपकिन मुक्ति में जो इंग्रेडिएंट्स या जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है, वो वुड पल्प, जो पेड़ों का जो गूदा होता है, केले के पल्प का जो गूदा होता है, और इस तरीके के कागज़ का जो उनकी लेयर टॉप्स बनाई जाती हैं, पूर्ण रूप से बायोडिग्रेडेबल हैं। और दूसरी चीज़ की जो मार्केट के सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, उनका जो अपर लेयर होता है वो पॉलीग्राम्स का होता है, यानी कि सिंथेटिक्स होता है, जो कि एक मुहिम चलाई जा रही है आजकल ग्लोबल साइट्स के लिए भी, या ग्लोबली जो चलाया जा रहा है प्लास्टिक के विरुद्ध। या जब आप खेतों में प्लास्टिक फेंका जाता है तो उतना उपजाऊपन या ज़मीन को वो ब्लॉक कर देता है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मार्केट का सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल वो सिंथेटिक्स होते हैं, और हम जो बना रहे हैं वो पूर्ण रूप से बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली है। कई जगह अलग अलग स्टेट्स में अभी ये शुरुआत की जा चुकी है। मुंबई में भी ये बनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में ये बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हम पहली ऐसी संस्था हैं जो अपने ही क्षेत्र में बना भी रहे हैं, और 100 गाँव में इसको स्कूलों के माध्यम से, मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से, और जो भी हमारे पास इंक्वायरीज़ या डिमांड्स आती हैं तो हम ये भेजते हैं। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ ये हमारे जो एटमॉस्फेयर या जो वातावरण के लिए भी मुझे लगता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को या उत्पादन इस्तेमाल करने चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया हमको कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, और ये बहुत ही इको फ्रेंडली है। तो आपने दिव्यांगों के रोजगार के लिए भी इसको चलाया है। आपने मतलब समय को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए उनको ट्रेनिंग दी है, उनको आत्मनिर्भर बनाया है। तो ये कैसे संभव हो सका है? देखिए, जब मैं ये ट्रेनिंग चला रही थी तो हमने महिलाओं को जोड़ा था इसमें, क्योंकि मेरा मानना महिला सशक्तिकरण ना सिर्फ ये है कि लड़कियां शिक्षित हो के हम एक अपर पोस्ट को कैटर करें या एक हाई पोस्ट के लिए हम जाएं, बल्कि महिला सशक्तिकरण ऐसे भी हम मान सकते हैं कि जो एक हुनर है उनके अंदर, या उनको हम एक ऐसा व्यवसाय सिखा दें कि वो कम से कम अपनी दिनचर्या की रोज़गार को बना सकें या रोज़गार कर सकें। उसी दौरान जब मैं वॉलेंटियर्स ढूंढ रही थी तो मेरी मुलाकात समाज कल्याण विभाग के दिव्यांग जो है तिलक नगर में है, वहाँ पे कुछ लड़कियों से, एक्चुअली किशोरियों से मेरी बात हो रही थी।
तो मुझे ऐसा लगा, विचार आया कि क्यों ना हम दिव्यांग बच्चियों को ही या लड़कों को जिनको सबसे ज़्यादा रोज़गार या एकदम मेन स्ट्रीम में आने की ज़रूरत है, उनको एक ऐसा रोज़गार जो उनके इर्द गिर्द बुना जाए, जिसमें वो सहूलियत भी रहे, उनके हिसाब से उनको सुविधा भी प्रदान की जा सके। तो ये सबसे एक बेस्ट तरीका था उन लोगों को कि हम इस प्रोडक्ट को बनाना सिखाएं, इस प्रोडक्ट के बारे में बात कैसे की जाती है ये सिखाएं, उनको जागरूक, अगर वो खुद कहीं हम उनको एज अ लीडरशिप दे इस प्रोग्राम की, तो कैसे वो लोग दूसरे लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। क्योंकि दिव्यांग होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उनको माध्यम बना के समाज की मुख्य धारा में प्रस्तुत कर देना ही मुझे लगता है कि सबसे अच्छा एक तरीका है एक समाज सेवा करने का या उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का। जी बिल्कुल। तो जैसा कि सुना जाता है कि एनजीओ किसी भी कारपोरेट के सीएसआर से नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन आपकी संस्था एनटीपीसी के साथ सीएसआर में जुड़ने में सफल रही। आपने ये कैसे किया? और एनजीओ है जो इस तरह से कारपोरेट के साथ जुड़ना चाहती हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पाती, तो आपने ये कैसे संभव बनाया? हाँ जी, मैं इस बारे में बिल्कुल बात करना चाहूँगी, क्योंकि सही में बड़ा कठिन है किसी कॉरपोरेट्स के साथ जुड़ना। मुझे खुद 1 साल लग गया एनटीपीसी के सीएसआर को जो कि करने में। उनके पास जब हम अपना पहला प्रोजेक्ट या पेपर लेके गए थे तो उन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और उनको लगा कि अच्छा प्रोग्राम है और हम पेपर वर्किंग शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो उनका पेपर का तरीका है कि ऑडिट्स में रहना है आपको, या जो आपके जो काम करने का तरीका है वो एकदम फेयरली होना चाहिए, आप पेपर पे स्ट्रांग होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी संस्था पूर्ण तरीके से रजिस्ट्रेशन के दौर में होने के साथ साथ आपका जो व्यू पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। एनटीपीसी या किसी भी कॉरपोरेट के साथ जब हम काम करते हैं तो सबसे पहला सवाल वहाँ पर आता है कि जब हम मीटिंग्स करते हैं तो उस कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा जाता है और साथ ही साथ उस कार्यक्रम का प्रभाव आने वाले भविष्य में समाज पे क्या पड़ेगा। तो किसी भी एनजीओ या हर एनजीओज़ के लिए मेरी जो पहली एक सुझाव देना चाहूँगी मैं कि जब भी वो कोई काम या कोई विषय चुनते हैं अपने एनजीओ को करने के लिए, तो खासकर पहले तो उसका प्रारूप तैयार होना चाहिए उनके पास। साथ ही साथ आने वाले हर आगे के कदम के बारे में पहले ही सोच विचार करके रखें कि अगर ये चीज़ होती है तो इसका समाज पे प्रभाव क्या है और इसके दूरगामी समाज में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। कोई भी कार्यक्रम इतना लंबा चलाया जा सके कि 5 साल अगर किसी समाज पर इसकी हम प्रभाव को देखना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए उसका रोड मैप आपके पास 5 साल पहले ही तैयार होना चाहिए। हम एनटीपीसी का जब सीएसआर ले रहे थे तो बहुत सारे पेपर वर्किंग्स तो करनी पड़ी, खैर वो सभी को करना पड़ेगा, पर हमको बहुत क्लियर रहना है और कभी ऐसा लगे कि इस प्रोजेक्ट में जान नहीं है या चलिए छोड़िए हटाइए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉरपोरेट का सीएसआर लेना थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर सारे मानदंडों को पूरा कर दिया जाए या सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कॉरपोरेट जो सिस्टम है सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट को बढ़ने के लिए। और हम ब्लेस्ड हैं और हम अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि निदान संस्था के गठन के मात्र 2 साल बाद ही हम उनके पेपर वर्किंग में जुड़ सके और उनके लिए 1 साल काम करने के बाद हमने तीसरे साल में उनके सीएसआर को लिया। ना सिर्फ लिया बल्कि उनके साथ एक हमने छोटा लघु उद्योग के माध्यम से एक फैक्ट्री लगाई। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ करीबन 10-12 महिलाओं को रोज़गार दिया और रोज़गार देने के माध्यम से साथ ही साथ सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण भी गांव की महिलाओं को दिया गया। 100 गांव की महिलाओं को अलग अलग तरीके से बुला के दिया गया और इसके जो बनाए हुए नैपकिन्स हैं ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचा। एनटीपीसी या किसी कॉरपोरेट की मदद से हम खुल के सामने आ पाए। सपोर्ट सिस्टम तो बनता ही है, साथ ही साथ आप भी एज अ जो संस्था या एनजीओज़ होते हैं थोड़ा सा खुल के काम कर पाते हैं फाइनेंशियली दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि हर एनजीओ को प्रॉपर अपना गाइडलाइन पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट्स होनी चाहिए, साथ ही साथ जिस काम को कर रहे हैं उसके भावी प्रभाव समाज पे क्या पड़ेंगे उसका रोड मैप उनके पास पहले दिन से ही होना चाहिए। ये नहीं कि अब ये हो गया तो अब उसके बाद कुछ और सोचेंगे या कुछ और इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं, आपके पास 5 साल की रूपरेखा जब आप किसी कॉरपोरेट्स के साथ बैठे तो कम से कम इतना रेडी होना चाहिए आपके पास।
जी, तो इसके लिए जैसे कि सरकार भी कई बार सहायता करती है, तो इस टाइप का सहायता आपकी संस्था को मिला कि नहीं? नहीं, एक्चुअली अभी तो हम मैं अगर बताऊं यहाँ पर ईमानदारी से, तो अभी शासन की तरफ से हमको सपोर्ट भरपूर मिलता है, सहयोग बहुत भरपूर दिया जाता है। बट अभी हम किसी भी तरीके से मुक्ति हाइजीन प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ शासन के साथ नहीं जोड़ पाए हैं। हाँ, हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी द्वारा जब मैं मिली थी इस प्रोग्राम को लेके, एक हमारी किताब मुक्ति लॉन्च की थी जब सीएम सर ने, और जब इसके लिए हमको अवॉर्डेड भी किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए, मुक्ति हाइजीन प्रोजेक्ट के लिए। तो जब हम उस दौरान में थे तो रमन साहब ने हमको ये बोला था कि आप इस प्रोजेक्ट को करिए और इसको किन किन विकास खंडों के अंतर्गत कैसे किया जा सकता है, कितने स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं, और जब आते हैं तो इनका डेटा आप कैसे कलेक्ट करती हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आइए, तो हम इसको जो आपके प्रोग्राम से जोड़ देंगे। अभी हाल फिलहाल में ही 2018 फरवरी में जो विधानसभा सत्र बैठ किया गया, उसके अंतर्गत एक सुचिता प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम सोच के चले थे। तो स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाना, जिसके अंतर्गत एक 5 रुपए का सिक्का डाल दें हम तो सैनिटरी नैपकिन बाहर आ जाए स्कूलों में। साथ ही साथ कि हर स्कूल को इस मॉडल के तरीके से तैयार किया जाए कि लड़कियां अपने स्कूल जाने के दौरान पहली बात कि अनुपस्थित ना रहें, उपस्थिति पूरी रहे, तो उसकी व्यवस्था हो। अलग से शौचालय स्कूलों में होने चाहिए जहां पे लड़कियां अपने स्पेशल या खास दिनों में महामारी के दौरान अपने नैपकिन्स को चेंज कर सकें। तो ये जो एक शौचालय का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ जाता है। तो हम ये भी सुनिश्चित कर पाते हैं कि क्या सब जगह शौचालय स्कूलों में है प्रॉपर वे में। तो अभी शासन की तरफ से सहयोग काफ़ी रहा और सकारात्मक रही है शासन हमारे साथ। अब आगे देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट और खूबसूरती से आगे कैसे बढ़ता है शासन के साथ। जी, तो आपने मतलब हमारे साथ इतना समय बिताया, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और आते रहिए। तो हमारे जम्मू संगवारी मल्ला मैं अब विदा लेना चाहत हूँ और बताना चाहूँ कि हमारे साथ में हमेशा इसने जुड़े रहो और एक कार्यक्रम के बस इतना ही। अब हम अंतिम चरण में हन, तो जय जोहार। जय जोहार।